टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटस। यस्टरडे वी स्टडीड राइबोसोम। हमने इनका स्ट्रक्चर समझा था, इनका फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे हमारे जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है दैट इज गोल्जी ऑपरेटस। ठीक, थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। कब डिस्कवर हुआ? इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी, साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम रखा गया। ऑपरेटस इसलिए क्योंकि ये एक तरह का सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। इसकी बेसिक डायग्राम ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये आपको ना एक ऐसे फ्लैट, फ्लैट का मतलब सीधा, ठीक है, और ये यूं लंबी लंबाई के रुख पर ऐसे ना थोड़ा सा मुड़ा हुआ आपको पूरा एक सिस्टम नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं। मैम ये इनवैलिड की तरह होता है। जी जी एग्जैक्टली ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, फ्लैट जिसे देख रहे हैं आप, ऐसे लंबी प्लेट्स की तरह मुड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह से है। मतलब ये ऊपर से और ज्यादा चीजें ऐसे ना सैक्स की तरह चीजें आती जाती हैं। ठीक है, और ये अंदर की तरफ ये वाला फेस इसका मुड़ता रहता है। इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस, ये बनने वाला फेस है। और ये वाला जो फेस है इसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेस, यानी कि ये बन चुका है, मेच्योर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात यह है कि ये तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। सबसे पहले हम इसका फंक्शन समझते हैं कि इसका काम क्या है, क्यों पाया जाता है तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में। इसलिए कि देखिए, हमारे सेल्स के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, सेल्स आपको पता है ना, राइबोसोम में प्रोटीन प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा और भी जो भी चीजें सिंथेसाइज की जाती हैं, अगर तो उनको सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, अगर उसको सेल से बाहर भेजना है तो जाहिर है कि उसकी कोई पैकेजिंग होनी चाहिए, उसको किसी चीज में पैक करना चाहिए, उसके ऊपर उसकी कोई और मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। उसके साथ हो सकता है हमने लिपिड ऐड करने, हो सकता है हमने प्रोटीन ऐड करनी है। तो उसमें जो भी उसकी ऐसे होता है ना, हम कोई चीज घर में बनाते हैं तो उसको ऐसे तो नहीं फेंक दिया जाता, या उसको ऐसे जब हम उसको हमने इस्तेमाल करना होता है, हम उसको किसी चीज में पैक करके आगे ट्रांसफर करते हैं। तो ये इसका एक काम, इसका काम एक ये है कि ये एक तो चीजें यहाँ से देखें, ये लेकर ये सेल्स के दूसरे हिस्सों में पैकेट्स की फॉर्म में, ये देख रहे हैं, ये इसके साथ ये छोटी छोटी वेजिकल्स बनती जा रही है। मतलब ये चीजें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सिस्टम से चीजें आती हैं, ये इसको मुख्तलिफ पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा, हम चले साथ में हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, इसके साथ आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एरिया, ठीक है। ये वाला स्मूथ, ये देखिए रफ इसलिए कि इसके साथ आपको ये राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं ना सबको, हरीबा एंड रबीका, आपको सबको नजर आ रहे हैं इसके यस मैम। साथ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको पता है ना, जो प्रोटीन सिंथेसिस में जिनका रोल होता है। अब ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए, इन्होंने अपनी छोटी स्मॉल वेसिकल्स रिलीज की, ठीक है। अब ये वेसिकल्स इसके पास आकर, ठीक है, ये अटैच हो जाती हैं। इसी तरीके से ये भी फ्लैट होती चली जाती हैं। जब ये फ्लैट होती चली जाती हैं तो फिर ये भी अपनी साइड से ऐसे राउंड वेसिकल्स सिक्रेट करती जाती है। मतलब यहाँ से प्रोड्यूस हुई चीजें इसने पैकेजिंग का काम किया, उसकी मॉडिफिकेशन का काम किया। इसका ये बेसिक पर्पज है। अगर आप ये रेड कलर के एरो को समझने की कोशिश करें ना, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और साइज इसका मैं करती हूँ, खोल देती हूँ। आप ये देख लें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेजिकल आ रहा है। आप, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल आ रहा है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आके अब ये वाला एरिया जो है, दिस इज गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस के साथ आता है, यहाँ पर आके ये अपनी चीजें इनके हवाले करता है। ये क्या करते हैं, ये सब अपने उन तमाम चीजों की मॉडिफिकेशन, उसको मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीन ये लेकर आया है तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करके उसको एक खास स्ट्रक्चर बनाकर, उसके खास कवरिंग देकर उसको सेल से बाहर, देखना प्लाज्मा में, अब ये सेल से बाहर की तरफ वो चीज बाहर की तरफ निकाली जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ये इसकी तरह का बेसिक इसका फंक्शन है। इसी तरह ये इसका, ये वाला जो है, ये सामने वाला फॉर्मिंग फेस है, और जो ये राउंड सा फेस मुड़ जाता है ऐसे, ये इसका मैचुरेशन फेस है। तो इसी तरीके से अब ये जो इसका एरिया होता है, जो मुड़ा हुआ थोड़ा सा चौड़ा सा एरिया है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और ये इसके साथ से ये वाली चीजें जब सेपरेट हो जाती हैं तो ये वेजिकल्स बन जाती हैं। वेजिकल कहते हैं ना कोई भी छोटी स्मॉल राउंड सी चीज, ठीक है। तो ये न्यू वेजिकल्स देखिए, जब यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है तो ये वेजिकल बन जाता है। अब ये सेपरेटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। लेकिन जब ये चीज इसने मॉडिफाई करके
उसको एक अलग से एक राउंड सी बॉल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल इसको हम कहते हैं। ठीक, ये इसका फॉर्मिंग फेज और ये इसका मैचुरेशन फेज। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा वर्डिंग को रीडिंग कर लेते हैं कि इसमें क्या आपको समझ आती है। ठीक है, अब ये होता है कि सबसे पहले हमने देखा कि 1898 में इसको डिस्कवर किया गया बाय गोल्जी। द apparatus which was found virtually in all eukaryotic cell, अभी तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कंसिस्ट ऑफ स्टैक, स्टैक कहते हैं पूरा गुच्छा सा, ठीक है, ऊपर नीचे जिसमें 2-4 प्लेट्स कुछ स्टैक बन गया, यानी कि पूरा एक गुच्छा ग्रुप बन गया। स्टैक है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, फ्लैट सीधी, ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट सीधी आपस में, ये देख रहे हैं आप, ऊपर से प्रेस हुई फ्लैटेंड स्टैक मेम्ब्रेन। बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये जो एक पूरी प्लेट है, ये इस तरह से आपको एक चीज नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, तो मैं आपको ये दोबारा से स्टार्ट से रिपीट कर देती हूँ। वी आर गोइंग टू स्टडी गोल्जी ऑपरेटर्स। ये इस तरह से एक फ्लैटेंड स्टैक्स की एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप उसको, फ्लैट सीधी सीधी ऊपर से प्रेस हुई हुई और मुख्तलिफ ये ऐसे ना आपस में आपको ये नजर आ रही है सिस्टर्नी। ठीक है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ये देखना एक छोटे सा एक पहले एक राउंड आता है, राउंड वेजिकल आती है, वो आपस में चौड़ी हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी सीधी होकर यूं ही लंबी सैक बन जाती है। तो ये फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि ये वेजिकल सेपरेट कर देता है। तो इसको जो हम पूरी मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, इसको हमने नाम दिया सिस्टर्नी। अच्छा, ऊपर जब आपने पढ़ा था उसमें किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो सिस्टर्नी था। ठीक है, वो CISTERNAE। ठीक है, तो यहाँ पर भी देन अगेन सिस्टर्नी का लफ्ज आपने पढ़ा, ये भी एक उसी की तरह का वर्ड है, लेकिन स्ट्रक्चर आपने इसका थोड़ा सा देख लिया कि ये भी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक सिस्टर्नी। पर मैम ये डेफिनेशन रिपीट, अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। से देखें कि द apparatus which was found virtually in all eukaryotic cell, तमाम के तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है ये apparatus, consist of stacks of flattened membrane bound sac। सैक देखिए ना, सैक कोई भी ऐसे ना राउंड फॉर्म में, वैसे उर्दू में सैक बोरी को कहते हैं, जो ये आपकी होती है ना आटे की बोरी, चावल की बोरी। ठीक, तो इसको जब आप फ्लैट कर देंगे, उसको जब प्रेस करते ना, तो वो सीधा हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। जब यही वाली वेजिकल आती है इसके साथ से, तो ये अब जैसे देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में आपको मैं ये दिखा देती हूँ, जैसे ये देखिए, अब यहाँ से ये कोई चीज ऐसे ये सैक आ रही है, इसी को जब ये अपने पास ले लेता है तो ये इसका हिस्सा बन जाती है। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस, हमने इसको दोबारा से सिस्टर्नी को हम इसको रिपीट करते हैं कि ये स्टैक का फ्लैटेंड, फ्लैट से वर्ड निकला हुआ है कि फ्लैट किया हुआ। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड सैक, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर एक उसके कवर के अंदर बाउंड है, इसको हमने कहा सिस्टर्नी। अच्छा, अब सिस्टर्नी टुगेदर विद द एसोसिएटेड वेजिकल्स, ये जो सिस्टर्नी है ये वाली, ठीक है, इस राउंड एरिया को, अच्छा मैं आपको ना दूसरे नेट से भी एक डायग्राम है, मैं आपको ये चीज दिखा देती हूँ, एक सेकंड। आप ये वाली डायग्राम देखें, ये गोल्जी ऑपरेटस, ये आपको ये डायग्राम मेरी, अब आपको ये नजर आ रहा है? इसके साथ ऐसा हो सकता है जी, अच्छा आपको ये तस्वीर नजर आ रही है सबको गोल्जी ऑपरेटस की? यस मैम। अच्छा, ये मैंने इंटरनेट से इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चर्स ओपन की हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसका फॉर्मिंग फेज है और ये इसका मैचुरेशन फेज है, ये भी पूरा एक गोल्जी ऑपरेटस है। ठीक, अब ये फ्लैटेंड स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल, ये देख रहे हैं, इसको फिर हमने कहा कि जिसे सिस्टर्नी। इस तरीके से ये आती जाते हैं, इसके साथ ये वाले सैक्स नुमा चीज, और ये फ्लैट होता चला जाता है, फ्लैट होते होते ये एक पूरा स्टैक बन जाता है। तो ये बनने के बाद ये छोटी छोटी वेजिकल्स को, मतलब अपनी जो भी इसने चीज ट्रांसपोर्ट के लिए इसका काम था, इसने जो भी प्रोडक्ट थी उसको मॉडिफाई किया, अगर प्रोटीन थी इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी इसकी
उसकी पैकेजिंग के लिए जो भी उसने करना है उसने ये वेसिकल्स सेपरेट करके चले जाना। तो ये सिस्टर्नी विद एसोसिएटेड वेसिकल, ये पूरा सिस्टम बन जाता है गोल्गी apparatus। अब आपको समझ आती है सबको या नहीं आई, मैं रिपीट करूं? यस मैम, आ गई समझ। आ गया समझ? अच्छा, ये मैं आपको ये कुछ डायग्राम्स और भी ये देख रहे हैं, आप देख लें जिसमें कि ये क्लियर हो जाए। मतलब इस तरीके से ना ये जो भी इसकी प्रोडक्ट है ये उसकी पैकेजिंग करके यूं ये वेजिकल्स की फॉर्म में इसको रिलीज करता जाता है। अच्छा, अब यस ये मैम। वो डायग्राम है, जैसे ये वही डायग्राम है कि जो आपने अपनी बुक में आपने देखी हुई है, ये ओपन हो रही है। अच्छा, क्लियर नजर नहीं आ रहा। अब आप ये डायग्राम देख लें, देख लें ये भी ना ऐसे फ्लैटेंड स्टैक्स है, ठीक है, फ्लैटेंड। ये आपको फ्लैट मतलब फ्लैट हुई हुई सैक्स है, ठीक है। ये इसका जो आउटर ये एक थोड़ा सी राउंड एरिया इसका क्रिस्टी, ठीक है। तो ये क्रिस्टी विद द एसोसिएटेड वेजिकल, इसके साथ का जो ये सब वेजिकल्स है, तो ये सारा एरिया मिलकर ये बना देता है, क्या बनाता है, ये सारा गोल्जी apparatus बनाता है। अब हम वापस अपनी बुक पे जाते हैं, ठीक है। ओके, द सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ तक हो गई डेफिनेशन। यहाँ से इसका आगे अगला फंक्शन स्टार्ट हो जाता है कि इसका काम क्या है और ये क्या किस रोल, इसका रोल क्या होता है। इट इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल। देखिए ना, कनेक्टेड है ना, सारी आपस में जुड़ी हुई है, जो भी सब्सटेंस आपस में आती है ये चीज आपस में जुड़ी हुई होती है। आप अपनी पिछली डायग्राम इसको खोल के देखेंगे, आपको क्लियर नजर आएगा कि ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं विद द सेंट्रल स्टैक। Cisterny stacks are continuously formed by the fusion of vesicle। अच्छा, ये देखो ना, ये दो वेजिकल हैं, देखिए दो स्मॉल प्लेस है, ये आपस में जब जुड़ जाती हैं तो ये एक लंबी स्टैक बन जाती है, एक लंबा ये पूरी एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द वेसिकल्स which are probably derived by the budding of SER। budding का मतलब होता है ना, जब कोई भी चीज ऐसे उससे ये सेपरेट होती है, तो यहाँ पर ये देखिए ये बडिंग ऑफ हो, मतलब उससे ना एक बड बनकर एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकल सेपरेट हो रही है, और ये यहीं से वेजिकल आके ये दो चार और वेजिकल्स मिल जाती हैं, तो ये इस तरीके से ये फ्लैटेंड सैक बना देती है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बना देती है इन द गोल्गी apparatus। अच्छा, अब आपने दो नाम सुने हुए होंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। जो इस तरीके से Yes, जो ma'am. ऊपर की तरफ यूं जो सरफेस बनती है ना, इसको हम कहते हैं, मतलब यूं ऊपर ये तो लाइन मेरी सीधी हो गई है ना, अगर मैं इसको यूं ये गोलाई में आप देख रहे हैं, यूं गोलाई में ये होती है कन्वेक्स, ठीक है, ऊपर की तरफ की जो होती है। और जो यूं ऐसे अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है यूं अंदर की तरफ, तो ये होती है कनकेव, ठीक। हाँ, अब ये वाला जो है दिस इज कनकेव, ठीक है। और ये जो ऐसे राउंड ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, दिस इज कन्वेक्स, ठीक है। ये अंदर की तरफ है तो ये कनकेव, और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये कन्वेक्स। अच्छा, अब ये कहता है कि आउटर कन्वेक्स सरफेस, ये वाला आउटर कन्वेक्स, दिस इज आउटर कन्वेक्स सरफेस फॉर्मिंग फेस, व्हाइल द इनर कनकेव सरफेस इज मैच्योरिंग फेस। ये इनर वाला देखिए ना, ये ऊपर से आके जुड़ जाती हैं, दो वेसिकल बन जाती हैं, तो ये कन्वेक्स बन जाती है। और ये जब ये पुरानी होती चली जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में ये दिखाया ना, चलिए मैं आपको ये दोबारा दिखा देती हूँ उसी इंटरनेट वाली डायग्राम्स में। ये यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे ये वाला, ठीक है, ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये देखिए ये वाला अभी नया आ रहा है और ये पुराना बनता जा रहा है, ठीक। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये इस तरीके से ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है, ये पुराना बनता जा रहा है, और ये जहां से, अच्छा मैंने आपको ये दिखाना था कि ये इंटरकनेक्टेड है, ये सारी आपस में जुड़ी हुई है, इनका आपस में सब में रास्ता बना हुआ है, ये देख रहे हैं इस तरीके से। ये तो ये बनने वाला फेस है और ये मेच्योरेशन फेस है, ठीक। आगे चलो। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू द वेसिकल। अब देखते हैं ये वाला सिस्टर्नी, यहाँ से जैसे ही ये मेच्योर होता चला जाता है तो ये एक पूरे वेसिकल की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द लेटर। द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर्नी। देखिए नंबर ऑफ सिस्टर्नी 1 2 3 4 5 पता नहीं और भी कितनी सारी, तो कहते हैं ये बहुत ज्यादा सिस्टर्नीज होती हैं। थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम द आउटर टू इनर सरफेस। देख रहे हैं ये आउटर मतलब बाहर से ये अंदर की तरफ ऐसे ना मूव करती, मतलब बनते हैं फिर आगे की तरफ मूव करती हैं, फिर ये एरिया मैच्योर होता है, ये बनते हैं, ये आउटर से इनर की तरफ ये मूव करती रहती है।
अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। देखिए सेल ने जो भी चीज सिक्रीट करनी है, जो भी बनानी है, वो सेल ने अंदर से बाहर की तरफ भेजनी होती है। लेकिन हर सेल का अपना फंक्शन होता है, सेल के अपने अंदर काफी सारी ऑर्गेनेलीज है, आपने देखा राइबोसोम का अपना काम है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना फंक्शन है, साइटोप्लाज्म में आपने देखा उसमें कितनी चीजें हैं, ठीक है। तो सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाई गई है सेल सेल के अंदर, वो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में ही होती है, जाहिर है। अगर कोई और चीज है सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको अंदर से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करने के लिए उसको पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम होता है गोल्जी apparatus का, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर सिक्रीशंस की डेफिनेशन, सिक्रीशन क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म विद इन द सेल, सेल के अंदर बनाई जाती हैं। राइबोसोम का से नाम इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर ये वो प्रोटीन्स में बनाने में उसका रोल है। अब ये क्या होता है कि राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, क्योंकि राइबोसोम आपने देखा ये फ्रीली फॉर्म में भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी होते हैं, जो आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, ठीक। ये कहते हैं कि सिक्रीशंस जो हैं ये ट्रांसफर की जाती हैं टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर उसके बाद गोल्जी apparatus को, इसलिए क्योंकि ये उसकी पैकेजिंग करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करता है। सिक्रीशंस आर कन्वर्टेड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब फिनिश के जो उसकी फाइनल एक होती है ना, एक फाइनल कांट छांट जैसे आप कह सकते हैं अपनी जुबान में, या आप उसकी फाइनल एक जैसे आप कह सकते हैं कि उसकी फिनिशिंग की जाती है, उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उसको मेम्ब्रेन में पैक करना बिफोर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से पहले, ये काम है गोल्जी apparatus का। अच्छा, यहाँ पर अब एक एग्जांपल दी गई है, जैसे हमें पता है कि इन मैमल्स द पैनक्रियाज सीक्रेट ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज का रोल क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस को ये सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारे स्टमक के बाद, मतलब इंटेस्टाइन में ना इसकी सिक्रेशन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये हमारे फूड में लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में काम होता है, काम करते हैं। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, तो क्या ये ऐसे ही उसको बाहर फेंक दिया जाता है? नहीं, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर उसको कवर कवर किया जाता है पहले उसके सेल में, ठीक है। पैनक्रियाज के सेल्स क्या करते हैं, उसके सेल के अंदर गोल्जी apparatus है, गोल्जी apparatus उसी पैनक्रियाटिक जूस को पहले मेम्ब्रेन में बाउंड करता है, कवर करता है, फिर उसको बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स, द प्रोटीन्स और द एंजाइम्स व्हिच हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द गोल्जी apparatus। मतलब जो भी चीज जिसको सेल के बाहर भेजना होता है, वो चीज पहले गोल्जी apparatus के पास आती है, गोल्जी apparatus उसको पैक करता है, उसको किसी खास मॉडिफाई फॉर्म में, शेप में चेंज करता है, उसको मेम्ब्रेन में कवर करता है। देखिए ना कितना अच्छा नेचर का सिस्टम है, कि बजाय कि वो चीज अगर मेम्ब्रेन के बगैर बाहर जाएगी, तो हो सकता है बाहर वो चीज किसी और चीज के साथ टकरा के डैमेज हो जाए, किसी और चीज के ऊपर ही एक्ट कर दे, समझ गए बात। तो इसको टारगेट तक पहुंचाने के लिए उसको मेम्ब्रेन बाउंड किया जाता है। मेम्ब्रेन में एक तो उसके बाहर के एनवायरनमेंट उसको डैमेज नहीं करता, और वो अपने टारगेट तक प्रॉपरली पहुंच जाती है। The most important function of this apparatus is to modify the proteins and lipids by adding carbohydrates and converting them into the glycoproteins or glycolipid। तो ये इसका मेन जो फाइनल मैंने आपसे कहा खुलासा हो गया कि इसका मेन काम क्या है, टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कैसे? बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ऐड कर देता है, तो क्या हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर सेफ हो जाता है इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से। तो इस तरीके से इसको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर। समझ आ गया सबको? ये टॉपिक नहीं आया? यस मैम, आ गया। समझ आ गया है? अच्छा, अब Yes, ma'am. ये जो अब डायग्राम है ना, इसी की वर्डिंग मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आपको एक तरह से फिर से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये देख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। दिस फिगर शो रिलेशनशिप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, लाइसोसोम ना अगला टॉपिक हो, हम वो पढ़ेंगे अभी। गोल्जी apparatus has two form, हमने अभी देखा है, फॉर्मिंग फेज एंड मैचुरेशन फेज। ये इसका फॉर्मिंग फेज है, ये इसका मैचुरेशन फेज है। ब्लेब्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ द SER फ्यूज विद द गोल्जी apparatus। देखिए ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने छोटे से कोई वेसिकल बाहर की तरफ सिक्रेट किया, ये जाके मिल जाता है एंडोप्लाज्मिक गोल्जी apparatus के साथ, ठीक। तो ये वेसिकल कह लें, ब्लेब कह लें, ठीक है, ये उसके सिस्टर्नी के साथ अटैच हो जाता है एट द फॉर्मिंग फेज, whereas secretory granules are pinched off at the maturation phase। अच्छा, अब ये secretory granules, ये देखना यहाँ पर ये वाला, मतलब जो चीज इसने सिक्रेट करनी है, वहां से जो भी चीज प्रोडक्ट आई, इसने उसको मॉडिफाई करके सिक्रेट किया इन द फॉर्म ऑफ secretory granule at maturation phase।
Arrows show the direction of the flow of the protein product. अब देख लो ये प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई, एंडोप्लाज्मिक से गोल्गी अपरेटस के पास आई, गोल्गी अपरेटस ने उसको मॉडिफाई किया तो यूं ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा रही है. The proteins are converted into glycoprotein in the Golgi apparatus. समझ आ गया सबको ये टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अगला टॉपिक है जी हमारा लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? एक टर्म आपने पढ़ी थी फेगोसाइटोसिस, ठीक है, यानी कि जब किसी भी चीज को सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ करना होता है, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, सेल जब भी कोई चीज खा लेता है, इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस. अब जैसे अगर हम ये देख लें, पहले डायग्राम में हम समझ लेते हैं अब क्या हो रहा है. आप ये देख लें, फूड आया, ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन के बाहर. इस फूड को जो सेल हमारा होता है, इसको फौरन से अपने एक मेम्ब्रेन के अंदर ना इसको इनगल्फ कर लिया. सेल अंदर, फूड अंदर आया, सेल ने क्या किया, उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया. अब ये थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होता है तो क्या होता है कि लाइसोसोम हमारा, देखिए गोल्जी अपरेटस यहाँ पर ये लिखा है, देखिए गोल्जी अपरेटस, फिर वही वाला सिस्टम सारा इधर आ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, इसकी एक वेजिकल जो एक उसने एक और चीज सिक्रेट की, इसी का नाम आ गया लाइसोसोम. लाइसोसोम अपने अंदर ना डाइजेशन के लिए एंजाइम्स लेके आता है ताकि जो फूड आया हुआ है उसको डाइजेस्ट किया जाए. अब ये लाइसोसोम उसके साथ मिल जाता है, जब ये मिल जाता है तो यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम. अब इसके अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है, अब डाइजेशन हो रही है, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, तो लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज ऑर्गेनेल्स. अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इसी तरीके से जब ये जो दूसरी हमारे गोल्जी अपरेटस या कोई और ऐसे दूसरे चीजें जो डैमेज हो जाती हैं, ओल्ड एज में हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो लाइसोसोम ही फिर उसको डैमेज, उसी को ही खत्म करने के लिए भी ना रोल लाइसोसोम का ही होता है. ठीक है ना, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली पुरानी भी तो हो जाती होगी, कोई डैमेज हो जाती होगी, तो उसको खत्म कर देना, उसको मार देना भी फंक्शन होता है लाइसोसोम का. इसी तरीके से जो वेसिकल्स यहाँ से ओल्ड एज हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, लाइसोसोम उसके साथ मिलकर फिर उसकी भी डाइजेशन, उसको भी उसकी ब्रेक डाउन करता है. तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि इसने फूड की डाइजेशन, ठीक है, और फिर जो हमारे ओल्डर पुरानी डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको भी खत्म करना रोल होता है लाइसोसोम्स का. ये तो हो गया बेसिक इसका, हमने आपने इसकी डायग्राम समझ लिया. अब हम इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के समझेंगे. These are cytoplasmic और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं and are different from the other due to their morphology. morphology कहते हैं शेप को, फॉर्म को, मतलब कैसी लुक कैसी है. They are isolated as a separate component for the first time by Didov in 19. ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको पहली दफा स्टडी किया और कहा कि अच्छा ये इसका एक मेन रोल है. लाइसोसोम्स, हम जब इसको हमने बाय नेम स्टडी करते हैं तो लाइसो का क्या मतलब है, लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग, तोड़ना, और सोमा मतलब बॉडी. These are formed in most eukaryotic cells. सबसे ज्यादा ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं. अच्छा, अब ये वही आगे पूरी स्टोरी है जो हम स्टोरी को यहाँ पर हमने पढ़ा. Any foreign object that gains entry into the cell is immediately engulfed by the lysosome. देखिए, फूड है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कि कोई भी, देखिए ना फॉरेन का वर्ड इसलिए निकला, इसने यहाँ पर लगाया है कि इसमें कोई भी चीज हो सकती है, फूड भी हो सकता है, कोई पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है कि वो वायरस बैक्टीरिया कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जब वो आता है तो उसको फौरन सेल की कौन सी ऑर्गेनेली इसको इनगल्फ मतलब कि उसको ना पकड़ लेती है, उसको ऐसे ना अपने अंदर यूं ले लेती है ताकि वो कोई डैमेज ना कर सके. तो उसको इनगल्फ कौन करता है, उसको लाइसोसोम करता है. लाइसोसोम कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये बनते भी हमारे गोल्गी अपरेटस से ही हैं. फिर ये इज कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू सिंपल डाइजेस्टेबल पीसेस. इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इसको एज ए फूड इस्तेमाल किया जाए. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस या फिर ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, मतलब सेल कैसे अपनी खुराक हासिल करता है, कैसे खाना अपने लिए इस्तेमाल करता है. So they are most abundant in those animal cells which exhibit phagocytic. देखिए ना, हर एक हमारे एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, तमाम बॉडी पार्ट्स के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस या रोल्स हैं. तो जिन एरिया की फेगोसिटिक एक्टिविटी है, देखिए ना मसल सेल का अपना रोल है, हार्ट के सेल्स के मसल्स का अपना रोल है, स्मूथ मसल्स का अपना रोल. तो जहाँ ये फेगोसिटिक, जिन सेल्स का रोल फेगोसिटिक करना है, फेगोसाइटोसिस जिनका रोल है, तो उनमें ये वाले ऑर्गेनेली सबसे ज्यादा पाई जाती है. They are bounded by single membrane and are simple sacs rich in acid phosphatase and several hydrolytic enzymes. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि फूड आया, ठीक है,
यहाँ से लाइसोसोम आया। अब देखें लाइसोसोम में कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो इस फूड को डाइजेस्ट कर सके, तो यहाँ पर उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है एसिड फॉस्फेटेज। कोई भी चीज आपने याद में रखनी है हमेशा, कोई भी चीज जब भी डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है तो डाइजेशन के लिए उसमें उसका एसिडिक एनवायरनमेंट का होना बड़ा जरूरी होता है, तभी एसिडिक एनवायरनमेंट में उसकी डाइजेशन ईजी होती है। और उसके साथ हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक के जो उसकी ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब वही ब्रेक डाउन होता है और वाटर की प्रेजेंस में होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो दो चीजें होगी लाइसोसोम में, पहली कौन सी एसिड फास्फेटेज और दूसरी कौन सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जी। These enzymes are synthesized। अब ये बनता कहाँ पर है, ये बनते यहाँ पर चीजें यहाँ पर रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड आर फर्दर प्रोसेस्ड इन गोल्गी apparatus। ठीक है, समझ रहे हैं ना ये सारी लिंकेज कैसे बन रहा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम्स बनाए जाते हैं, एंजाइम्स को ट्रांसफर किया जाता है गोल्गी apparatus के पास। गोल्गी apparatus इसकी पैकेजिंग करता है। पैकेट्स इसे देखे ना, पैकेट बनाकर उसने एक पैकेट लाइसोसोम की शक्ल में कंफर्म कर दिया। लाइसोसोम के अंदर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और एसिड फॉस्फेटेज आ गए। ठीक, मतलब फास्फेटेज का वर्ड फास्फोरिक एसिड से निकला हुआ है, ये भी एसिड होता है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO4 पता है ना सबको। यस मैम। अच्छा, these enzymes are synthesized on rough endoplasmic reticulum and are further processed in the Golgi apparatus. The processed enzymes are buffed as Golgi vesicle। अब ये जो देखिए ये वाले एंजाइम ऐसे Golgi, यहाँ पर ये बन गया Golgi vesicle and are called as primary lysosome। ये देखिए अब ये वाला बन गया यहाँ पर primary lysosome। Lysosomes contain those enzymes which can digest phagocytosed food। अब इसके एंजाइम, इस लाइसोसोम के पास वो वाले एंजाइम्स हैं कि जो इस फेगोसाइटोस्ड फूड को, जो फेगोसाइटोसिस से फूड लिया गया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम इसके पास है। अब क्या होता है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ऑटोफेगी। ठीक है, एक तो ये फेगोसाइटोसिस हो गई। ठीक है, ये कुछ लाइन मिसिंग तो नहीं। अच्छा, फेगोसाइटोस्ड फूड पार्टिकल ये इसी की कंटिन्यूएशन है। लाइसोसोम्स कंटेन दोस एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस्ड फूड पार्टिकल। फेगोसाइटोस्ड से जो फूड आया हुआ है उसकी डाइजेशन के लिए लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स है। अच्छा, ये तो एक तो फूड डाइजेशन का फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन जैसे कि हमने इसकी डायग्राम में पढ़ा ना कि जो हमारे डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो कहाँ जाती है, उसकी भी डाइजेशन के लिए, उसकी भी खत्म होने के लिए हमारे इन्हीं लाइसोसोम्स का ही रोल होता है। तो ये लाइसोसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन ऑटोफेगी, इसके सेल्फ ईटिंग, अपने आप अपने ही जो ऑर्गेनेलीज हैं उन्हीं को तोड़कर उनसे एनर्जी ले ली जाती है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड, पुराने, वर्न आउट यानी कि डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल सच एज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड। ठीक हो गया, दूसरा फंक्शन समझ आ गया सबको, ऑटोफेगी। जी समझ आ गया ना सबको। यस मैम। ओके, यस मैम। In this way, materials of the cells may be recycled and cell may be renewed। तो सेल के अंदर स्ट्रक्चर नए बन जाते हैं, मतलब पुराने खत्म हो गए तो नए बना दिए जाते हैं। Their enzymes can also result in degeneration of the cell, यानी कि सेल की रीन्यू, सेल को नया बनाना, नए बनाने में भी इसका ये तीसरा फंक्शन आप पढ़ रहे हैं। As may occur during some developmental process। देखिए ना कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, कुछ पुराने स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं, नए स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। ठीक है, शेप चेंज हो रही हो तो उसमें भी किसका रोल होता है, लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम्स आल्सो रिलीज द एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये तो हमने सेल के अंदर डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो सेल के बाहर की डाइजेशन के लिए भी किसका रोल होता है, ये होता है लाइसोसोम। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल की मेम्ब्रेन के बाहर की डाइजेशन के लिए भी फंक्शन होता है लाइसोसोम का। अच्छा, अब आगे ना दो इंपॉर्टेंट डिजीज है, हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे क्लास का ओवर हो गया है। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 और टे-साक्स डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये लाइसोसोम इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इसको सारे को अच्छी तरीके से तैयार करना है। मैं इंशाल्लाह ये जो लेक्चर्स आपके हैं ये मैं सारे आपसे शेयर करूंगी, आपके ग्रुप में ट्रांसफर कर दूंगी, तो आपके लिए ये इसको समझना जब भी चाहें आप इसको समझ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह कल कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे। ओके मैम। ओके, अल्लाह यस हाफिज। मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।